ये नाले साफ थे, तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था 2020 में ऐसे ही बारिश हुई थी। बहुत मैंने क्रिटिसिज्म सुना है, खैर हम इसीलिए आपने थोड़ी देर पहले कहा सिर्फ आप पे क्रिटिसिज्म क्यों, ये हमारा काम है और हम इसको बुरा नहीं मानते। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा, ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर ज़रूर इंतज़ामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे। शदीद बारिश कराची में, शदीद बारिश 30 मिलीमीटर, अगर उसकी जगह पे 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडरपासेस बिल्कुल क्लियर हो। ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के काम करने से हुई ना। अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आला सिंध जो है उनका ओनली हल जो है बारिश से बचने के लिए, कराची की को तबाही से बचाने के लिए, ये कि आम तातील कर दी जाए, स्कूलों को बंद कर दिया जाए, बिजनेस को बंद कर दिया जाए, करोड़ों अरब रुपए का नुकसान वैसे भी किया जाए और उसके ज़रिए जो है वो इसको ओवरकम किया जाए। हालांकि कराची का हमें पता है कि ज़रा सी बारिश भी हो तो कराची का पूरा सैनिटरी सिस्टम, कराची का पूरा निज़ाम, कराची ऊपर नीचे हो जाता है। और कराची पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न सिटी है जिसको दुबई से तशबीह दी जाती है। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है मुतवातिर अगर देखा जाए 2008 से उसकी कंटिन्यूटी बरकरार है। मतलब अब तक यही समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब इस कंपैरिजन में अगर लाहौर में देखें, यहाँ भी बेतहाशा बारिशें हुई और पानी खड़ा हुआ लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ और उस तरह की तबाही और उस तरह की हलाकतें और उस तरह के हादसा नहीं हुए जिस तरह कराची में हुए। तो ये सिचुएशन में आधा से ज़्यादा कराची इंटरनेट से महरूम था, उसके राब्ते कटे हुए थे, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, ऐसे लग रहा था पता नहीं हम स्टोन एज के अंदर चले गए। कराची का जो मसला है ये सिर्फ कराची का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। जहाँ पे प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पर हमारे सूबे इतने बड़े हैं कि हमारा एक एक शहर एक एक सूबे के बराबर है, एक एक डिवीज़न एक एक सूबे के बराबर है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वही रवायती सिस्टम चल रहा है जो कई सौ साल पुराना है, जिसके अंदर वो जो सूबे हमें मिले थे 47 में, उसके अंदर ना हम कोई निखारा, ना उसको कोई अच्छा किया, ना उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोफेशनली हमने उसको ले डाउन किया कि करना क्या है। अब भावलपुर में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आके लाहौर में सेक्रेटेरिएट में आके कमिश्नर को, एसी को या दूसरे जो मामलात हैं उसमें प्रॉब्लम्स अपनी आके सुनवानी है। और जो लाहौर में बैठा हुआ ऑफिसर उसको तो कोई लेना देना नहीं है कि मुल्तान के अंदर या भावलपुर के लोगों के मामलात जो है उनको वो एड्रेस करे। एंड द सेम गोज़ फॉर केपी, सेम गोज़ फॉर सिंध। मतलब कराची इटसेल्फ एक इतनी बड़ा इलाका है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा इनसे। पहले किसी और वे से नहीं होता था, अब किसी और वे से नहीं होता था। तो कराची के अंदर जो है वो को सूबा भी बनाया जा सकता है। वो इतनी बड़ी जगह है, मतलब उसमें तो ट्रेन चलती है। मतलब कराची एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए आपको ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन एक स्टेटस को है, एक ज़िद है अवाम के मसाइल के साथ, अवाम के इश्यूज़ के साथ। जो सो कॉल्ड स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपनी समझते हैं कि पावर हमारी जो है वो लूज़ हो जाएगी अगर कराची को सूबा बना दिया। पंजाब में जो पावर होल्डर्स हैं वो समझते हैं अगर पंजाब को हमने 3-4 उसमें मुल्तान, भावलपुर के अंदर डिवाइड कर दिया लाहौर में, तो पता नहीं हमारी पावर कहाँ चली जाएगी। अवाम के मसाइल के लिए कोई सोचता रही इस हवाले से। ये कराची के देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक से ज़्यादा सूबे अगर बनाए जाएँ, और इसकी तजवीज़ आज दी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद साहब ने। बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ है, बड़ी इंटेलेक्चुअल तजवीज़ है। इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और ये आज कराची के हालात देखकर मेरे जहन में आया कि इस पर ज़रूर बात की जाए। मेरे साथ सेनेटर फैसल वाउडा साहब मौजूद हैं, सेनेटर फरहानुल्लाह साहब मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। इनमें से बेशतर लोग कराची के, पंजाब के दूसरे मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। वाडा साहब, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, कराची में ये आज की बात नहीं है, जब भी बारिश हुई, अब तो ये मैं सुन रहा था एक क्लाइमेट एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज परमानेंट फीचर है इस मुल्क का। अब तो इसमें ये दुनिया का फीचर, अब ये तो होगा ही होगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो कराची से वोट नहीं पड़ता, वो कराची को एड्रेस ही नहीं करते। इसी तरह हर सूबे का, हर डिवीजन का इस तरह का मसला है। आपको लगता नहीं है कि अगर हम सूबों की तरफ चले जाएं, एक से ज़्यादा सूबों की तरफ, 4 से ज़्यादा सूबों की चले जाएं, हमारी लेजिस्लेशन, हमारा कानून, हमारे अवाम तक जो यानी आप कहते हैं ना इंसाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का हल, वो अवाम के ज़्यादा करीब हो जाएगा। वाडा साहब, एक ये सुन लें ज़रा, जो आज चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने बात की, उन्होंने किताब इसमें और एक डायलॉग, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स दिया। मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात करें, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी ज़रूर बात करेंगे। ज़रा सुनवा दें आज क्या कहा है चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद साहब ने।
अवेयरनेस हो नहीं सकती, सूबे ज़्यादा बड़े हैं, नॉर्मली है, किसी का रकबा बहुत ज़्यादा है, किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें। लाहौर एक डिवीजन है, गुजरांवाला एक डिवीजन है, फैसलाबाद, भावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान, ये अलग अलग 3 डिवीजन है। साहिवाल, रावलपिंडी, कराची को अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में अगरचे पॉपुलेशन कम है, एरिया इतना बड़ा है कि गवर्नेबल ही नहीं है। फिर इसके बाद एक बात जो आती है कि जी इसमें खर्चा कितना बढ़ा देंगे। मैंने अभी अर्ज किया कि खर्चा इतना बढ़ेगा नहीं। एक एक चीफ मिनिस्टर के पास यहाँ पे सूबों में 13 ऑफिशियल रेजिडेंसेज हैं। जब छोटे सूबे बनेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर वो अपने बजट के मुताबिक ही कुछ कर सकेगा, सीएम जो भी कर सकेगा, और उसके ऊपर पब्लिक वॉच इतनी करीब होगी कि जो कोई इस तरह की ऐशी करेगा वो फिर अगली दफ़ा हुकूमत में आ नहीं सकेगा। किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उनके सामने केसेस लगेंगे। हम तो सिर्फ ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का आरपीओ वहीं का आईजी बन जाएगा। चाइना अगर आप देखें उसके 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, इंडिया 37 उनके सूबे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स 50, मलेशिया के 34 प्रोविंसेस और हमारे 4 प्रोविंसेस। हमने तो कोई सिस्टम रखा ही नहीं, ना हमारा प्रोविंस आबादी के लिहाज से हमने उसको सोच के बनाया, ना रकबे के लिहाज से उसको सोच के बनाया। जो खिदमत करने की हुकूमत है वो लोकल गवर्नमेंट है। जिन मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरह से चल रही है वहाँ पे किसी को शायद स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बड़ा अच्छा हमें जुमला लगा जो इन्होंने इसमें रखा नहीं है, लेकिन जो मैंने ओरिजिनल स्पीच में सुना कि हम कोई जन्नत तो नहीं मांग रहे, आम आवाम के मसाइल का एक सिस्टम मांग रहे हैं। बहुत खूबसूरत जुमला। लेकिन वाडा साहब भूल जाए मियाँ आमिर साहब का क्या ताल्लुक है दुनिया न्यूज़ से, भूल जाए, वो आपके मेरे भाई हैं। मेरिट पे एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का एक हल ये भी तो हो सकता है कि हम 33 सूबे बना दें। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर है, तो किसी को 12 करोड़ दे दे, किसी को 20 करोड़ दे दे, किसी को 5 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 3 करोड़ का सूबा दे दे और कहो मौज बस्ती है, चलते रहो। आज जो आप देख रहे हैं कराची का हाल, आप कराची को कह रहे पूरे पाकिस्तान का हाल यही है। ये मैं तो अपनी अभी जाने से पहले मुल्क से बाहर स्पीच करके आया फ्लोर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तबाही आई, रोक दो। आटे को देख लो भाई, गंदम तबाह हो रही है पूरे सूबों के अंदर, चीनी का बुरहान खड़ा हुआ है, बता के गया हूं। उसके बावजूद आप देख ले क्या हुआ। आप कहते हैं कि हम रोबोट से चांद को ले आएंगे, जहाज को कंट्रोल करेंगे। ओ भाई मेरे, आप आटे और गंदम और चीनी का मसला नहीं हल कर सक रहे 75 साल से। ये जो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हैं, मैं पैदा हुआ वही शक्लें, मैं बड़ा हुआ वही शक्लें, मैं जवान हुआ वही शक्लें, मैं बुढ़ापे की तरफ चला गया वही शक्लें, वही शक्लें। ओ भाई मेरे भाई, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने पड़ेंगे, जरूरी है। आपको एनएफसी को रीएड्रेस करना, विजिट करना जरूरी है। आपको टेररिज्म के ऊपर ऑपरेशन करने जरूरी है। आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह जिम्मेदार बनाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट के खाते हैं क्या? फेडरल गवर्नमेंट पैसे जमा करती है, बाहर से कर्जे लेती है, सूबों को दे देती है। सूबे अपने बाप की जागीर समझ के मजे कर रहे, याशी कर रहे। मुझे आप बताएं, किसी पॉलिटिकल एलीट का, डेमोक्रेटिक आदमी का बाप दादा कारोबार पता करें क्या थे? बीड़ी पीने के नहीं थे, साइकिल चलाने के पैसे नहीं थे। आप उनसे पूछे कि जो कौम को चाहिए, आटा, चीनी, दूध, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, सबके मालिक तो ये खुद है। जब सारी चीजों के मालिक ही सियासतदान है और उनसे आप कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे? आप कराची की बात करते हैं, आप केपीके की बात कर ले, आप बलूचिस्तान की बात कर ले, आप पंजाब की बात कर ले। कोई नाच रहा है, कोई स्ट्रिप्टीज दिखा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई मौला जट की गालियां दे रहा है। ये तमाशा चला हुआ है। आप एक आदमी, एक सोच, एक सिपा सलार पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा बना रहा है। तो सर ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट्स करके बात, कल का आप ऑप्टिक्स देखे, रेंजर्स कूदी हुई है, कोर कूदी हुई है, फौज संभाल रही है, सिविलियंस भी संभाल रहे। फिर आप कहते हैं आप फौज की बात ना करें। भाई अगर आप काम नहीं करेंगे, मैं काम नहीं करूंगा, अजहर साहब काम नहीं करेंगे और कोई आपका कैमरामैन काम करेगा तो उसको भी रोक दे। भाई तो हम नालायक के गवर्नमेंट क्या कर रही है? फैसल भाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है?
आप कह रही है नाच रही है गवर्नमेंट या टिकटॉक बना रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है। और क्या आपको नजर आ रहा है? ठीक है, एक जगह पे नाच गा रहा आप देख रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आप मौला जड़ी गालियां दे रहे, एक जगह पे आप टिकटॉक देख रहे हैं, तो आप क्या और देख रहे हैं? लेकिन भाई आप सपोर्ट मुझे करते बताएं, बैरून मुल्क समेत सेनेट के समेत बैरून मुल्क आज तक जो सिविलियन अरबों रुपए के विजिट होते हैं, जहाज, गाड़ियां, झंडे, होटल, कमरे, बड़े बड़े महंगे खाने, उससे आप एक धेले का फायदा पाकिस्तान के लिए आपने किया है? यही सिपह सलार 8-10 लोगों का डेलीगेशन लेके जाता है, सुपर पावर के साथ बैठता है, खित्ते में पीस लेके आता है, ग्रोथ लेके आता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, टेररिज्म को एड्रेस करता है, अपना लोहा बनवाता है, पाकिस्तान के सर पे ताज बना देता है। तो आप उसी तरफ देखें सर। अब आप डेमोक्रेसी के आपको मजे चाहिए थे कामराज शाहिद साहब, मजहर अब्बास साहब को चाहिए थे, लूटे हम मजे। अब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे गरीब का बच्चे बसों में खड़े रहे, अमीर के बच्चे भी सड़कों पे खड़े रहे, कोई खंबे से मर गया, या पोल है लाइट नहीं है, चूल्हा है गैस नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कूल की जगहों के ऊपर गैस वैसे चलाई जा रही है, लगे पैर बच्चे फिर रहे हैं, नौकरियां है नहीं, कचरे कूड़े का पूरा पाकिस्तान बन चुका है, पानी है नहीं, तो फिर आप क्या जमहूरियत आपको दिया है? फिर आप कहते हैं जमहूरी सिस्टम की तारीफें करो। पॉइंट आ गया आपका, सिस्टम का हिस्सा हूं। मुझे एक बात बता दें, अपना काम नहीं कर रहा, मैं दाएं लायक हूं, तो मैं क्या करूं? फैसल भाई, आप एक से ज्यादा सूबों यानी 4 से ज्यादा सूबों को आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज गुड फॉर पाकिस्तान? एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह के ऊपर कई दर्जन सूबे होने चाहिए भाई, सब आजमाए हुए लोग हैं। जब तक आप सूबे नहीं बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जब तक आप एनएफसी को एड्रेस नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप ऑपरेशन फुल्ली तौर पे नहीं करेंगे, अपनी जाती जेबें भरने से हटेंगे नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता पाकिस्तान आगे चल सकता, नहीं चल सकता। पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब की शक्ल दिखाएं भाई, किधर आपने भेज दिया उनकी तस्वीर? सेनेटर साहब 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपसे। आपने फैसल भाई की बातों पे मैं आपसे जरूर जवाब लूंगा, लेकिन पहले जो मेरा बुनियादी सवाल है, पंजाब में आप मेन स्टेक होल्डर हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं चाहेंगे कि जो मुल्तान में बसने वाला शहरी है, जो बहावलपुर डिवीजन का शहरी है, जो लाहौर से दूर दराज है, जिसको बेचारे को पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ आना पड़ता है, जहाँ के हाई कोर्ट्स के अंदर आना पड़ता है, यहाँ के ACDC, यहाँ के कमिश्नर्स के पास, यानी कि सारा सिस्टम जो है वो लाहौर सेंट्रिक है, जबकि पंजाब कहाँ कहाँ तक नहीं फैला हुआ। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि पंजाब की आवाम को फैसिलिटी मिले और कम से कम 4 सूबे बना दिए जाएं पंजाब के? पहले तो ये, उसके बाद फैसल साहब की बातों का जरूर जवाब लेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि इस बात ये एक ऐसी है जैसे मतलब कि माजी में तजुर्बे हम खेलते रहे हैं कि चलो ये करके देखते हैं, चलो वो करके देखते हैं, तो अब ये एक नया क्या कहते हैं, ये तजुर्बा भी उसकी बात की जा रही है। बात ये है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए ना, किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करें कि पास प्रेसिडेंस होना चाहिए कि जी माजी में इस तरह हुआ, उधर ये हुआ तो उसका ये फ़ायदा हुआ। बात ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि जी तबाह बर्बादी हो गई, ये इस मुल्क के अंदर मोटरवेज़ किसने बनाई? ये जो रेल रोड बनाई है किसने बनाई है? जो डैम बनाए ये किसने बनाया? ये जो इस्लामाबाद का ड्रेनेज है, लाहौर का ड्रेनेज है, ये किसने बनाया? आसमान से फरिश्तों ने तो आके नहीं बनाया ना। ये सियासतदानों को गाली देना बहुत आसान काम है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये एक दुकान है, बहुत सारे लोग ये वाली दुकान भी चलाते हैं, लेकिन ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ये अगर कह रहे हैं कि ये इतने बड़े हो गए, तो भाई बीच में आपके मार्शल लॉ भी तो आए, आप उनसे पूछें उन्होंने क्या किया। आप सिर्फ सियासतदानों को गालियाँ दिए जा रहे हैं। फिर देखें, बात ये की गई कि जी 50,000 पंजाब के स्कूल जो हैं वो कैसे एक वो सूबे, भाई बात ये है कि पंजाब में तमाम 99% स्कूल जो हैं उनके अंदर 4 दीवारी है, उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, 4 दीवारी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सोलर लग रहे हैं। 4 दीवारी तो बनाने से मसला हल होता स्कूल का ना सेनेटर साहब। गुजारिश तो सुन लेना यार आप। नहीं, मैं आपको साथ साथ, मैं भाई आपको साथ साथ आपसे बात भी डायलॉग कर रहे हैं ना यार। आप साथ साथ नहीं, आप एंड में एक दफा अपनी बात करिएगा ना, आप एंड में एक दफा अपनी बात करें ना, मुझे पूरी बात तो कर लेना। फिर मैं भूल जाऊंगा आपने क्या क्या बात ये है कि आरपीओ को आईजी जी आरपीओ को आईजी लेना बैठ के, आप मैं भी लिख रहा था अभी। अच्छा लिखू ठीक है। आरपीओ को आईजी बनाने से कैसे मसले हल होंगे? कैसे मसले हल होंगे? आईजी बनाने से कैसे मसला हल होगा? ऑब्वियसली वो बता दें। वो आरपीओ की सलाहियत को आप चैलेंज कर रहे हैं, वो आरपीओ ही आगे जाके आईजी बनता है। गुजारिश तो सुन ले जी कामरान भाई, मेरी अच्छा गुजारिश। चले फिर आप बोल ले। नहीं चले बोले, मैं लिख लेता हूँ। नहीं आप बोले, नाराज ना हो अगर सेनेटर साहब आवाम के नुमाइंदे, आप नाराज हो जाते हैं। जो बोलता हूँ आप मुझे रोक। अच्छा चले बोले नाराज नहीं, आप मुझे बात ही मैं नहीं बोलता, आप बोलने भाई बोलने, मैं कह रहा हूँ नहीं बोलता, आप बोलने, मैं लिख रहा हूँ।
बोले। आप मुझे ये बताएं, मैं एक साइंटिफिक, एक रिसर्च बेस्ड डिबेट अगर इस मामले के ऊपर करनी है तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सूबे बनाने से ज़्यादा वजीर होंगे, ज़्यादा सूबे बनाने से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, ज़्यादा या कहते हैं मसाइल, ये भी एक उसका साइड है या कहते हैं जिसको देखना चाहिए। फिर ये है कि देखें हमें पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक मामलात हैं उनको सामने रख के ये चीज़ करनी पड़ेगी ना। ये तजुर्बा नहीं हो सकता। आप काम को करने से पहले अगर आपने रिसर्च ठीक करें तो आपको पता चल जाता है उसका रिजल्ट क्या आएगा। क्या इन कामों से करने से पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ जाएगा? क्या इन कामों से करने से जो है वो ज़्यादा नौकरियां आ जाएंगी? क्या इन कामों से करने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या मतलब ये सवाल है ना जो जिसका। अच्छा, अब आपने सवाल उठा दिए ये। अगर तो इसका जवाब यस है तो फिर तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक बात होनी चाहिए। ठीक है, अब बात ये है, अब एक दो हिस्से हैं। अभी तो जो आपने वाडा साहब की बात की उसमें तो बाद में आएंगे। ये जो आपने बात फरमाई है सर, बात ये है कि पाकिस्तान, ये तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो कई जगहों पे हुए में, मतलब भारत को आप देख ले, नाइजीरिया को आप देख ले, कीनिया को देख ले, मतलब बेतहाशा जगह पे हुए में। खर्चा क्या होना है? सूबे नहीं जनरेट करना है, उस डिवीजन नहीं जनरेट करना है, वहीं से वहीं पे खर्चा हो जाना है। आपको अदालतों में इंसाफ घर पे दहलीज पे मिलेगा, आपको दूर दराज आना नहीं पड़ेगा, आपकी मॉनिटरिंग ज्यादा होगी, अवाम का ज्यादा चेक होगा अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर। तो उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। आप तो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसे कैसे कि कोई सूबा किसी सियासी पार्टी की मलकियत है और वो समझता है कि उसका डिवाइड होना है, ऐसे कैसे उसका घर डिवाइड हो गया है। मतलब इसमें डिबेट जरूर होनी चाहिए। आप ये तो ना कह रहे डिबेट ना हो, डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर, तो फिर पता चलेगा कि सिचुएशन क्या निकलती है इसकी। क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल है, महंगाई ऑब्वियसली तो एक जनरल मसला चल रहा है ना आपका, वो तो और बड़े उसके अंदर इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अभी तो अवाम के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो छोटे इशू से लेकर ऊपर तक हैं, हम उनकी बात करें। फेडरेशन कहाँ कहाँ तक जाएगी आप बताएं ना मुझे, किस हद तक अवाम के मसाइल को वो छोटे लेवल पे हल कर सकती है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स को आपने फाल नहीं किया हुआ, ना उधर सिंध में किया हुआ है, ना उधर पंजाब में किया हुआ है, हर चीज़ का शराजा बिखरा हुआ है। तो दूसरा आप कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट है। एक तो ये बात होगी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, इस पर डिबेट होनी चाहिए, ज़रूर होगी। दूसरा ये जो वाडा साहब ने आपको कहा है कि आपकी तो परफॉर्मेंस ये सियासतदानों की कि आपको उन्होंने बताई दी है, तो इसके साथ आप वैसे भी क्या डिबेट करेंगे और क्या आपकी स्टैंडिंग होगी अगले इलेक्शन तक? सेनेटर साहब, आपने कोई दलाइल से जवाब नहीं दिया फैसल भाई का, जहां तक मैं समझाऊं। मैंने तो उनका जवाब दे दिया है ना। मैंने देखें, बात ये है कि ज़ाहिर है कहते हैं ये बड़ा आसान है सियासतदानों को बुरा भला कहना, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मुल्क है ये बनाया सियासतदानों ने है। इस खित्ते के मुसलमानों ने कुर्बानी दी, सियासतदानों ने, और फिर ये मुल्क बना। ये भी ये क्या कहते हैं तारीख का हिस्सा है। इस मुल्क के अंदर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम उसके ऊपर आपको नज़र आएगा। वो भी सियासतदान है, ये सियासतदानों ने ये सारा कुछ किया है। तो ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, भाई आपने जो 40 साल मार्शल लॉ भुगताए हैं उनसे भी जाके पूछेंगे उन्होंने क्या किया, उनसे भी सवाल। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सारा कुछ आप मलबा जो है वो किसी एक पे डाल दें। नहीं, इसका जवाब मदर साहब ने फैसल साहब ने टाइम पे देंगे, लेकिन मदर भाई आपकी तरफ में क्विकली हमारे रिपोर्टर खड़े हुए बारिश में या बारिश वाले हालात में, मोहम्मद अशर, उनसे जरा क्विकली मैं जान लूँ। अशर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जरा वो कराची के हालात के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। भाई मसला क्या हुआ कराची में? जब बारिश होती है, ये तूफान आ जाता है, लोगों की जिंदगियां तहत एक हो जाती हैं। इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, प्रॉब्लम क्या है? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से दावे ज़रूर किए जाते हैं और जून से ही बता दिया जाता है कि कराची में जो नालों की सफाई का काम है, जो बड़े नाले हैं वो KMC के ज़िम्मेदारी होती है उनकी सफाई का, जबकि जो छोटे नाले हैं कराची के उनकी सफाई की TMCs हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये बता दिया जाता है कि नालों की सफाई हो रही है और इसके अलावा जो पैच वर्क्स हैं उनको भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन होता एंड में यही है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है कराची में तो सड़कें जो होती हैं वो टूट का शिकार हो जाती हैं। सड़कों के ऊपर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। कल भी गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 2 घंटे तक तेज़ बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश हुई है और पानी तमाम तर
जो कराची था वो चाहे वो गली महल्ले हों या जो मरकज़ी शाहराएँ हों, वो नदी नालों का मंजर जो थे वो पेश कर रहे थे। और ये लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरीके से पानी को फौरी तौर पे जो था वो नालों से उनकी निकासी हो जानी चाहिए थी, जो बरसाती नाले थे उसमें टाइम लगा, काफ़ी लोग रात के 2-2 बजे तक जो थे देर रात तक सड़कों पर मौजूद थे, क्योंकि पानी ख़ासतौर पर अगर हम शाहर फैसल की बात करें, बेस फैसल की तरफ और नाता खान की तरफ एयरपोर्ट साइड पे और इसके अलावा दीगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तमाम तर ज़िला के अंदर पानी सड़कों पर। तो ये इन्होंने आज मकामी तातील जो दी थी उसकी क्या लॉजिक थी वज़ीर-ए-आला सिंध की, मतलब और सुना उसको उस तरह ऑब्जर्व भी नहीं किया गया मकामी तातील को? जी देखिए, स्कूल्स कॉलेजेस जो तमाम तर तालीमी इदारे थे वो बंद थे, क्योंकि कराची में देखें जिस तरह से कल पानी जमा हुआ उसमें बिल्कुल ऐसा हुआ कि जो बच्चे सुबह स्कूल जा चुके थे वो शाम तक जो थे वो मुख्तलिफ स्कूलों में वो स्टक रहे, वो नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और सड़कों के ऊपर पानी जमा था। इसी तरीके से जो सिंध के सरकारी दफातर हैं वहाँ पे भी जो लोग थे वो भी क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी जैम हो जाता है, वो भी दफातर में फंसे रहे। तो यही वजह थी जो सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का आज ऐलान किया गया था कि तालीमी इदारे बंद रहे हैं और जो दफातर में लोग। तो अशद ये बताएं कि कल का क्या अब कितने दिन तक का ये फोरकास्ट है, क्योंकि हुकूमत तो बेबस है, ये तो बारिश के रहमो करम पे कराची की अवाम मतलब जो मनाज़िर पे नजर आ रहे हैं, और इससे हल्की बारिश में भी इससे बुरा हाल हुआ करता था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हुई है वहाँ पे कुछ भी करने में, इस तरह के मसाइल क्या, इससे कम बारिश को भी डील करने में। तो अब अगले कितने दिनों का फोरकास्ट है कराची का? देखिए 23 तारीख तक की फोरकास्ट है सिंध महकमा मौसमियात की जानिब से कि कराची में बादल जो हैं वो बरसते रहेंगे आज भी। जी बिल्कुल 23 तारीख तक। और आज भी जो फोरकास्ट की गई थी कि 19 तारीख को जिस तरीके से कराची में बारिश हुई थी, आज ज़्यादा बारिश के जो थे वो इसी तरीके से इम्कानात जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था। और इसी तरीके से इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बारिश। राइट अशद, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब 23 की पेशन गोई, 23 तारीख तक तो लगता है कि वज़ीर-ए-आला सिंध का जो विजन है वो तमाम कॉलेज, स्कूल्स और दफातर को छुट्टी दे देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर फिर बारिश होगी तो फिर छुट्टी देंगे, ये सवाल है। मदर अब्बास साहब, कराची को क्या अलग सूबा बना देना चाहिए जितने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं? और फिर वाडा साहब ने जो सियासतदानों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई इस मुल्क के अंदर ये बेस्ट निज़ाम चल रहा है जो इस वक्त चल रहा है, हाइब्रिड। मदर साहब जी शुक्रिया कामरान, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कराची को अलग सूबा बना के क्या कॉम्पिटेंस में तब्दील हो जाएगी? क्या करप्शन, लोग करप्शन करना छोड़ देंगे? क्या ये जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी? चीज़ ये नहीं है। आप एक तजुर्बा करते हैं उसके बाद दूसरा तजुर्बा करते हैं। ये जब कराची वफाकी दारुल हुकूमत था तो किसने मशवरा दिया था कि कराची को एक नए शहर में बसा दिया जाए, यानी एक नया शहर वफाकी दारुल हुकूमत बना दिया जाए? क्यों बनाया गया? कौन जिम्मेदार है इसका? उसके बाद आप 1 यूनिट लेकर आ जाते हैं। ये जो तजुर्बात हैं, चीज़ ये है कि जो चीज़ें हैं क्या उनको बेहतर बनाया जा सकता है? असल चीज़ ये, इस वक्त जो कराची है वो कराची किसी एक के अंडर नहीं है। मेयर के अंडर तो कराची का 34% है। जो फैसल वाडा साहब या मैं खुद जिन जगह पे रहता हूं, क्या वो मेयर के अंडर है? वो मेयर के अंडर तो नहीं है। तो उसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊंगा? उसका यहाँ जो फैसल को भी पता होगा, ये जो 2020 में बारिश आई थी उसके बाद अरबों रुपए का एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया गया था ना डीएचए में, उसका क्या बना? कौन, किससे पूछूं मैं? वजीर आला से तो नहीं पूछ सकता, वो कहता है मेरा तो प्रोजेक्ट ही नहीं था। ये मेयर से पूछें, वो कह रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट नहीं। देखिए कराची का अगर आपने इशू सॉर्ट आउट करना है तो कराची शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला होती हैं। अब डीएचए हो, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं कराची में या 4 हैं, वो मेयर के अंडर हो। सारी जो सिविक एजेंसीज हैं मदर साहब, लेकिन देखें सर, 2 बातें। एक तो पास्ट के पैथेटिक एक्सपीरियंसेस का मतलब ये नहीं कि कोई नया एक्सपीरियंस ना किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वाडा साहब की बातें सुन के तो लगता है कि ये पॉलिटिशियंस जो है, ऑब्वियसली सिंध के पॉलिटिशियंस, इनके हाथ में या पंजाब में या पाकिस्तान जब तक रहेगा मामला, करप्शन भी होगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। ये सियासतदानों को तो सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर मिटा दें, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें, लेकिन अगर सवाल ये है कि कराची में या पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियंस तो नहीं रहे, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं। ये अभी अफनान बैठे हुए हैं, ये बताएं कि इस वक्त जो इनकी गवर्नमेंट है या क्या टोटली सिविलियन गवर्नमेंट है? टोटली सिविलियन कंट्रोल है इस वक्त?
ये हाइब्रिड हाइब्रिड जिसका नाम लेकर आए हैं हम 2018 के बाद से ये नाम सुना है, ये क्या है इसमें? तो एक ही फरीक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आप या तो यही होता है ना कि या तो क्रेडिट टोटल आप लेते हैं या ब्लेम टोटल आप लेते हैं। ऐसे ही है जैसे सिंध में या कराची में अगर तबाही आएगी तो ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर उससे बरी जिम्मा होंगे। पीपुल्स पार्टी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी पिछले 14-15 साल से यहां हुकूमत कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ पीपुल्स पार्टी जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। यही हमारा प्रॉब्लम्स है। हमारे इंस्टीट्यूशंस, वही मैं कहने का कि क्या एक औरंगी टाउन से पानी शुरू होता है, वहां से वो दाखिल होता है कैंटोनमेंट एरिया में, फिर वो जाता है डीएचए के एरिया में, और वो फेज 8 के साथ होता हुआ सीवीयू। अब जो शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है, उस शहर के समंदर के किनारे आप दर्जनों हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये किसके अंडर है? ये किसके अंडर ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? और कल तबाही आएगी तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? चीज ये है कि सब मिलकर बैठें। ये जो एकदम हम एक डिबेट शुरू कर देते हैं सूबे बनाने की, इसमें एक वो तो बताएं ना कि इसका रैशनल क्या है और क्या इससे बेहतरी कैसे आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था, संभाला ही नहीं जा रहा था सूबा, इतना बड़ा सूबा था वो, उसको संभाला ही नहीं जा रहा था। पंजाब जो है, इवन लाहौर इतना बड़ा है भाई जी। मेरे भाई, किसने कहा आपने उसे संभलने कब दिया? इलेक्शन हुए, वो जीत गए। नहीं, मैं 1905 की बात कर रहा हूं सर, जब लॉर्ड कर्जन ने डिवीजन की थी बंगाल की, सही बुनियादों पे की थी, और हिंदुस्तान कांग्रेस के प्रेशर पे 1911 में वापस ले ली थी। कामरान जब पाकिस्तान बन गया था तो बंगाली मेजॉरिटी में थे ना। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रहा, उनकी मेजॉरिटी मैं आपको बता रहा हूं कि सूबों की डिवीजन किस बुनियाद पे हुआ करती है हिस्टोरिकली। 1905 में इसलिए हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े प्रॉब्लम्स थे। आप किसी बुनियाद पर करें, उसी बुनियाद पे कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सूबे या एडमिनिस्ट्रेशन बनाना मसला नहीं है। आप डिबेट करें, बनाए पार्लियामेंट उसका एक तरीका। जी, वो तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट और सूबा ही करेगा, हम तो डिस्कस ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई बंदूक थोड़ी है सर कि हम इंपोज कर देंगे। डिस्कस कर लें जी। नहीं, मैं कह रहा हूं आप एकेडमिकली ही डिस्कस हाँ, इस पे डिटेल से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फैसल भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा हूं, आप तो गालियां दे पे उतर आए सियासतदानों को। सियासतदान, एनजीओ दीगर अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान की अफवाज कमजोर करने की घिनौनी साजिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर ये कर देंगे, तबाही फेर देंगे। मुझे बताइए कि ये जो निज़ाम चल रहा है, इसमें सेनेटर साहब से सवाल पूछा मजहर साहब ने कि ये एक टोटली सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट तो इनके वज़ीर-ए-आज़म से बहुत खुश है, इस्टेब्लिशमेंट तो इनके वज़ीर आला से बहुत खुश है, इस्टेब्लिशमेंट तो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट से बहुत खुश है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी बातों से लगता है कि ये बहुत ही बुरे लोग हैं, लेकिन ये बहुत बुरे लोग तो इस वक्त बड़े काबिल कबूल है इस्टेब्लिशमेंट को। फैसल भाई। कामरान शाह साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैंने किसी स्पेसिफिक आदमी, मैंने पूरी पॉलिटिकल एलीट, पूरी, जिनको आजमा लिया, जिनको पहले आजमाया, जिनको बीच में आजमाया, जो अफवाद बार बार बोल रहा है कि 18 में आजमाया, सबकी बात करो, किसी को नहीं छोड़ा। दाम है, इसीलिए आज़ादी वाली सियासत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अफवाद को मजबूरी है कि उसको वही ब्रिज बताने हैं, वही लीडरशिप के नाम ले रहे हैं, और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ अफवाद की। लेकिन जो मजहर साहब ने बात की, उसमें बहुत ज़्यादा वज़न है। उस वज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेयर के पास 34% है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस जगह का जिक्र वो कर रहे हैं, डीएचए, उसमें वो और मैं रहते हैं, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर की है, लेकिन जीएचए एडमिनिस्ट्रेटर से हम सवाल भी करते हैं और डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर से हम सवाल कर भी सकते हैं, और डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर से हमारे मसले हल हुआ है। मेरे घर के बाहर जो पानी का ड्रेनेज इशू था वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर रिजॉल्व हो रहा है और हो जाएगा। टाइम की कमी, आज़ादी की आप बात जरूर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप, मदर साहब ने कहा कि आप हाई राइज बिल्डिंग ना बनाए। चले जी, बारिश हुई, आप कहते हैं मुल्क से कमरे शहर में बाहर ना निकले। आप कह रहे हैं घर आपके अगर लीक करें आप घर में रहना छोड़ दें। आप कह रहे हैं महंगाई हो जाए आप खाना छोड़ दें। आपके कपड़े महंगे हो गए, कपड़े पहनना छोड़ दें। तो क्या करें भाई? जंगल में चले जाए, क्या करें? नंबर 1। नंबर 2, फिर वो कह रहे हैं कि बीच में इसको 1 यूनिट और फेडरेशन को यहाँ क्यों इस्लामाबाद में लाया? बिल्कुल उस टाइप की फौज ने फैसला किया, गलत फैसला किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 100% राइट। अफवाज साहब कह रहे हैं मार्शल भुगते, बिल्कुल गलत भुगते। सिविलियन भी गलत भुगते। गिव अदर चांस, नया ब्लड आने दे सामने। मेरा बाप 50 साल से गाड़ी चला रहा है, क्या वो फरारी स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता।
ये पुराने ड्रामे टोपी नहीं चल सकते। मैं शहबाज शरीफ साहब को तो बुरा भला कह रही है, उनके खाते में कुछ है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब के खाते में क्या है? उनका काम है फेडरेशन में बैठते, पीएम हाउस में सारा पैसा इकट्ठा करते, बाजार से बाहर से कर्जे लेते, सूबों को दे देते। सूबों के बाप की जागीर है, सब सूबे बाल बना रहे। पास हिस्ट्रियाँ देख ले, सबकी हिस्ट्रियाँ बना रहे। बजर साहब से पूछ ले आप, मुझे छोड़ दे, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। आप बजर साहब से पूछे भाई ये क्या करता था, भाई इसका सिगरेट पीने के पैसे, नान खाने के पैसे नहीं थे, इसका साइकिल ली थी। वो सब मुल्क की जो जरूरियात है उन सबके मालिक तो आज पॉलिटिकल एलीट है। मैंने तो अपने आपको बड़ी उसमें से नहीं किया। आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है यार। 35 साल की उनकी सियासत में उन्होंने जो काम किया इस मुल्क के लिए, वो गिनवा रहे थे सेनेटर साहब मोटरवे। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने सर, देखिए सर मेरी बात सुने। जब कामरान शाह साहब देखिए आप बेटर हो गए सीरियस, आप मस्ती कर रहे, आप ना मस्ती करें। आपको अंदाजा दिए कि कराची और बाकी सूबों में तबाही का हाल क्या हो गया, लोग बिलबिला उठे हैं। अब वो तमाशा ज़्यादा देर आप नहीं चला सकते जब तक आप इन इशूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे। आप कहते हैं प्रोविंसेस बुरे, आप NFC को रीएड्रेस कर ले। आप कहते हैं NFC के अंदर लेन देन करनी, कर ले, करना ज़रूरी है। अब आपको पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता। आपको दहशतगर्दी को एड्रेस करना है, अपनी पॉलिटिकल जगह बचाने के लिए ये नहीं कह सकते कि मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आपको दहशतगर्द उड़ाना है क्योंकि सबकी माँ बहन बच्चियों की जिंदगी का मामला है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आप कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, आपके वजीर कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम ने तो आपकी कनपट्टी में किसी ने बंदूक रखी थी, आप हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बन जाए। क्यों बने आप उसको या तो माने, या काला या सफ़ेद है, या सीधे हाथ है या उल्टे हाथ है, या आसमान है या ज़मीन है, ये बीच की क्या चीज़ है? ये हाइब्रिड निज़ाम का नाम आपने दे दिया। आप कहते हैं आज हमारा हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। चले शहबाज शरीफ साहब को ये तो क्रेडिट दे आप कि वो अगर मुल्क के अंदर एक सिपह सलार एक अच्छी लीड से काम करके दे रहा है, पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर तरक्की दिला रहा है, रिकग्निशन दिला रहा है, लोहा बनवा रहा है, वॉर जितवा रहा है, पीस ला रहा है, खित्ते के अंदर अमन और अमान का चैंपियन बना जा रहा है, तो करने तो दे रहे हैं। एटलीस्ट हम वो तो नहीं देख रहे कि मैं भी दलाइक हूँ, मैं दाहल भी हूँ, मैं दिकब्बा भी हूँ, मैं एक्सपायर्ड भी हूँ, मैं बकवास भी हूँ, मैं चोर भी हूँ, मैं बेईमान भी हूँ, मैं करने भी नहीं दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब भले नाहल भी हो, एक्सपायर्ड भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, मुल्क का भला हो रहा है। हालांकि शहबाज साहब के खाते में कुछ नहीं बकौल आपके, ऐसे ही है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ इस पे। ठीक है सर, किसी पॉलिटिकल पहले किसी के हाथ खाते में था, आज है आगे नजर आ रहा है। माशाल्लाह इस मुल्क का ये अंजाम होना था जमहूरियत का। मैं आपसे एग्री करता हूं कि जितनी ये जो हमारी डेट सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं, वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को देखकर ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन फिर अफसोस कि ये हमारे सेनेटर साहब, ये हमारे MNA साहब, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमारे CM, ये किस मर्ज की दवाएं, फिर इनको खत्म ही कर देना चाहिए थी, तनख्वाह इनको क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब सेनेटर साहब देंगे एक ब्रेक के बाद। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है मजहर अब्बास साहब का, जिसमें वो फरमा ये रहे हैं कि इनकार करो या मुसाहलत करो, अगर कबूलियत नहीं होगी तो माफ़ी नहीं होगी। इसमें बात मैं करूँगा सेनेटर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली फैसल साहब की, तो मैं अभी ब्रेक में हिसाब लगा रहा था कि करोड़ों रुपए का बजट है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, CM सेक्रेटेरिएट्स का, सेनेटर्स का और मिनिस्टर्स का। अगर फैसल भाई की बात पे अमल कर लिया जाए, आप सबसे अगर हम फारिग हो जाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसा कंट्रीब्यूट हो सकता है सर। कई स्कूल वगैरह चल सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ प्रोग्रेस हो सकती है। जी बिल्कुल, ये कहते हैं इससे ज़्यादा आसान भी एक हल है जो मैं दे सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 45 अरब रुपए मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में देती है, जिससे आपकी सैलरीज जाती हैं, बिलखुसूस एंकरों की 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। उनसे सबसे पहले मेरा ख्याल है ये बजट अच्छा, ये आपकी हुकूमत नहीं होगी पैसे कटौती तो हमें एड्स में नहीं आएंगे, बजाय इसके कहते हैं किसी और पेट पे लात मार के आपको मशवरा दे रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं भी आपको एग्री कर रहा हूं, गुजारिश सुन लेना। जी जी, आपने अभी आपने फरमाया कि सियासतदानों को ज़बरदस्ती से मिटा देना चाहिए। मैं ये तो फैसल भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मुल्क के अवाम के लिए वो अल्लाह सामने माफ करे, मैं नहीं कह रहा। आपने 24 करोड़ लोगों के लिए जो आपकी नफरत है ना, वो अवाम के सामने आ गई है। फैसल साहब वो कह रहे हैं, मुझे को कह रहे हैं भाई कि वो इजी टारगेट बना लिया आपने मुझे। नहीं, आपने बोली ये वाली बात, मैंने आप भूल गए। आपने ये मैंने तो इनकी बात सुन के ये हिसाब लगाया कि इनको उड़ा देना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर अगर ये इनकी बातें सही हैं, मेरी गुजारिश सुन लेना। जी जी जी, मेरी गुजारिश, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे खाते में कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जिम्मेदार भी ये भी मैंने कहा है। मतलब ये क्या मुनाफकत है ये? एक तरफ आपने कहा कि इनके खाते में कुछ नहीं है, दूसरी तरफ यही जिम्मेदार है भाई। ये फैसल साहब ने कहा है ना, आप जुर्रत से बात करें ना सर, मेरे पे जो मैंने कहा वो मैं मानूंगा, मैंने कहा। चले मेरी गुजारिश तो सुन लेना। देखिए मेरी बात तो कर लेने दें, वरना फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप टारगेट तो सही रखे ना। हाँ
ओ यार भाईजान, मेरी गुजारिश तो अगर आप जी सुन जी लेंगे बताएं तो शायद बताएं आपको जवाब मिल ही जाए। बताएं। मैंने फैसल भाई को भी जवाब दे दिया है, फैसल जो है वो भाइयों की तरह है। मैं बात ये है कि सीपैक जो है वो किसने बनाया था? आपने कहा ना हमारी क्रेडिबिलिटी। सीपैक $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कौन लेके आया था वो? क्या सियासतदान नहीं लेके आए थे? तो आप ये जो हमसे आप नफरत करते हैं ना, ये आप हमसे नहीं, आप इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। फैसल साहब सुन लें, ये एक्चुअल बात आप, और ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है, मेरी गुजारिश सुन लें। जी, जी, जी। वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो गोरा छोड़ के गया था, आज तक मौजूद है इस मुल्क के अंदर। बात ये है कि सवाल तो ये होना चाहिए ना कि आपने कहा कि बंगाल को तोड़ा गोरे ने 1915 में। उन्होंने इसलिए बंगाल को तोड़ा क्योंकि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी थी उनकी। वो चाहते थे इनको डिवाइड करें और फिर इन पे रूल करें। ये तो आपकी अप्रोच ऑल इंडिया कांग्रेस की अप्रोच है सर। हमें ये कह रहे, ये तो मुसलमानों का भला हो गया था उस 1905 की पार्टीशन से। आप तो कांग्रेस की अप्रोच लेके आए बीच में। मेरी गुजारिश, जी 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 जी, मैंने कहा साथ तारीख ठीक करता रहूं आपकी गुजारिश तो 2 मिनट सुन लेना। जी 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 सर, आपको पाकिस्तान ने, आप तारीख अपनी खुद सही कर लीजिएगा बाद में, मेरी गुजारिश सुन लें। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि गोरे की ये स्ट्रेटेजी नहीं थी डिवाइड एंड रूल की? कोई लेकिन उसका बंगाल की पार्टीशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। मेरी गुजारिश, ये कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है जो आप दे रहे हैं। आप फिर सर मैंने पढ़ी हुई है ना, हिस्ट्री पढ़ाई हुई भी है गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूं जी, मैं डिवाइड एंड रूल की बात कर रहा हूं। मैं पार्टीशन से उसको नहीं जोड़ा, आप उसको जोड़े। मैं बंगाल की पार्टीशन की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि बाहर से लोन, ओ भाई चलें आप बात कर लें। नहीं मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सर, असल में फासले में ना हम दोनों। नहीं आप कर लें बात, आप अच्छा कर ले, आप आपस में बात कर ले। भाई मुझे तो बात करने दे, कर ले कंप्लीट। कोई हाल है, कहते हैं आप बात ही नहीं करने दे रहे। अफरान भाई बात करें, आप सब कुछ आपने कह दिया, मुनाफिक भी कह दिया, एड्स भी रोक दिए, अब और क्या रह गया पीछे? बात ये है जी भाई, बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें आप ज़रूर इल्ज़ाम दें, हमें बेशक आप बेहतरी भी होनी चाहिए, लेकिन आप ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये कहते हैं कि सारे ख़त्म कर देने चाहिए, और ये माइंडसेट है ना, ये गोरे का, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसकी क्या कहते हैं, बकिया जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी आप, मैं मदर साहब को जाना था, लेकिन फैसल साहब आप क्विकली बता दें। मैंने मदर साहब से कोई कॉलम पे बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है, क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा आमराना ज़हन है आपका कॉलोनियल है। आप जी आपका देखिए, अफवाद मेरा भाई है और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं है उसकी पार्टी में। हम तो जनरलाइज बात करें, कोई अपने ऊपर ना ले। नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके पास 2 मिसालें। शेख मोहम्मद दुबई के जो है उनके वहाँ बारिश हुई, वहाँ बादशाह थे असल में, वहाँ जमहूरियत बादशाह दिया है, वहाँ बारिश हुई, उन्होंने गाड़ी घर सारे नुकसान जेब से भरे और इकदाम ऐसे किए कि अगले 100 साल तक दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो दिखा रहे हैं फिर उस हिसाब से उसका मुल्क भी उठ रहा है। फिर आपके मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अच्छा बुरा अपना पराया पसंद नापसंद छोड़कर सबको होटल में बंद किया, पैसा रिकवर किया, मुल्क को टेक ऑफ की तरफ ले गए। आप अफवाद साहब के सेनेट की सीट के ना पीछे पड़े कामरान भाई, ना मेरी, हमारी तनख्वाहों से फ़र्क पड़ता है, ले हमें सड़क पे बिठा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस महलात में हम खुद जाते हैं अवान में, वो बादशाहों का ही है। और वहाँ एयर कंडीशन ऐसा चलता है कि वहाँ जैकेट में भी सर्दी लगती है, या गरीब सड़क में मर रहा है, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। और आप बजाय हमारी तनख्वाहों से पहले और गैंडे सांडों को पकड़े जिन्होंने इस मुल्क का अरबों खरबों रुपए लूटा है, उनसे रिकवर करें, और फिर बाद में हम पे भी अगर आपने हमें सड़क पे बिठाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इस जगह पे अफवाद भाई की बात को मैं डोज करूंगा कि आप हमारे, और दूसरा अफवाद भाई, अगर कामरान शाहिद की आप तनख्वाह बंद करेंगे इसको नहीं फर्क पड़ेगा, इसका तो मुझे पता है, ये पीछे से तगड़ा है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे चलते हैं। मामला जो है ना कहीं किसी और तरफ चला गया, लेकिन दूसरा मैं बता दूं कि ये जो आप एडवर्टिजमेंट दे रहे हैं ना, असल में ये एडवर्टिजमेंट भी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में। पूछे कैसे? अगर फौज ये जंग ना जीतती, ये जिस एडवर्टिजमेंट का आप हमें बता रहे हैं, जो कि टोटल मीडिया की एडवर्टिजमेंट का 20% होती है बमुश्किल, आपकी सरकारी एडवर्टिजमेंट जो होती है, 80% प्राइवेट मीडिया अपना प्राइवेट गेन करता है व्यूअरशिप और मार्केट की बेस पे। वो 20% भी भाई इसलिए है कि दिखाने के लिए आपके पास फौज का एक कारनामा है कि 10 मई को हिंदुस्तान को आपने हरा दिया, तो मार का हक आया, तो ऑब्वियसली उसको सेलिब्रेट किया गया। हर साल होती है, और इस हुकूमत की कोई जुर्रत है कि मार का हक को सेलिब्रेट ना करे? ये हर साल जुर्रत है तो बताएं। तो आप ना करेंगे तो कोई और कर देगा, वो तो करना ही है भाई, कोई ऐसी बात। मदर साहब हर साल 45 अरब रुपए देते हैं हम। भाई आप क्या देते हैं? तो हम आपको टाइम नहीं देते,
आपकी तशहीर नहीं होती। 45 अरब रुपए देते हैं नहीं तो आप थोड़ी देते हैं, असल में तो आपकी तनख्वाह हम देते हैं। 45 अरब रुपए आप गलत कह रहे हैं अफरान भाई, गलत। तनख्वाह भी हम देते हैं सर, सुन ले आप नहीं देते, आप नहीं देते, आप इसलिए आप नहीं देते, आपकी तनख्वाह मैं देता हूँ, मैं जाती तौर पर आपकी तनख्वाह देता हूँ इनकम टैक्स के जरिए। आई पे योर टैक्सेस, सारा सिस्टम आपका सरकार से चलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे देता हूँ। आपका चैनल बंद हो जाए, आप तो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने आप ऐड लेने बंद कर दे चले। मैं तो आपको वैसे ही दे रहा हूँ, आपका चलता छुट्टू खाते में दे रहा हूँ, बिला वजह दे रहा हूँ, काम कोई कख नहीं करना आपने, ना सेनेट ने ना कौमी असेंबली ने, रबड़ स्टैम्प। भाई आप सरकार के ऐड ना लिया करें ना, आपकी तनख्वाह भाई सरकार जाती है। सरकार क्यों ऐड देती है? क्योंकि ऑब्वियसली सरकार इसलिए ऐड देती है कि उनकी तशहीर हो। भाई सरकार, आप तो ऐसे कह रहे हैं रिश्वत में ऐड दे देते हैं, वो चाहते हैं लोगों तक पहुंचे, हमारा एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप जो तनख्वाह ले रहे हैं हमारे टैक्स में, आप हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं? लॉलीपॉप आपको पैसे देते हैं हम। भाई आपको अभी बताया फैसल साहब ने, आपके प्राइम मिनिस्टर के खाते में है ही कुछ नहीं, आप क्या देते हैं? बताया ना मुझे क्या देते हैं? उसके ऊपर बोले सवाए आपके सेनेट का एयर कंडीशन का टैक्स हम भरते हैं, बिल आपके घर की वो हम भरते हैं किराए, उसके ऊपर भी आपकी गाड़ी का पेट्रोल हम भरते हैं। मतलब यू पीपल आर एट लार्ज गुड फॉर नथिंग एंड स्टिल वी आर पेइंग योर सैलरी। होनी चाहिए एंकरों की। हाँ जी, आपकी भी सैलरी हम पे कर रहे हैं। आगे चलो अगर आपकी तो सैलरी सर अभी दोबारा आ जाता हूँ, रुक जाए मजहर साहब, आपकी आपका तजिया चाहिए सारी सिचुएशन के ऊपर। 45 अरब रुपए देते हैं हम सालाना। यार आप अपनी जेब से देते हैं, आप अपनी जेब से देते हैं। ये सरकार की जो आप बात करें वो भी हमारे टैक्स का पैसा है। एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं जी हम इतने अरब रुपया देते हैं, उनको लाएं यार, सामने लाएं, ये आपकी जेब से आता है ये पैसा, और ये हम टैक्स पे कर रहे हैं भाई। हमारा खर्चा आता है जो बाकी चल रहा है जीएसटी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, आपके पल्ले तो ही कुछ नहीं, आप तो निरी लायबिलिटी है, जस्ट अ लायबिलिटी, एनी गवर्नमेंट और एनी सैनिटरी लायबिलिटी है। अब मैं जरा मदर साहब के पास चला जाऊं भाई, मदर साहब, झूठ बोलना लायबिलिटी है मदर सबसे बड़ी इस मुल्क की। आप भी मीडिया पर्सन है, योर टेक ऑन द सिचुएशन। झूठ बोलना जो वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है, उनको बोलने दें यार, जितना आप लोग झूठ बोलते हैं। ब्रेक लेते हैं, बाकी तो जो फजूलियात हुई, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्होंने कहा है ना सेनेटर साहब ने कि ये डिवाइड एंड रूल था बंगाल का, ये टोटल इंडियन हिंदू कांग्रेस पर्सपेक्टिव था। एक ऐसी डिवीजन सूबे की 1905 में हुई जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हुआ, क्योंकि उससे पहले जो जॉइंट बंगाल था उसमें हिंदुस्तान के जो हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के उनकी अजारादारी थी, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं थी। कांग्रेस ने वही मंत्रा पढ़ा, सेनेटर साहब ने पढ़ा कि डिवाइड एंड रूल, और ये वही मंत्रा है जो उन्होंने 1947 में पढ़ा कि डिवाइड एंड रूल। ये टोटल कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है। ही इज़ द सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। मेरा ख्याल है उनको ज़रा हिस्ट्री को दोबारा रीड कर लेना चाहिए। सूबों को आप ना माने कि सूबे एक ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आप एक ऐसी पार्टीशन जो हिंदुस्तान की हुई और एक ऐसी पार्टीशन जो बंगाल की हुई, उसको अगर आप डिवाइड एंड रूल कहेंगे तो ये आप टोटल कांग्रेस और हिंदू लाइन ले रहे हैं। कल तक इजाज़त।